हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है प्रीवियस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रीवियस अच्छे से चल रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसका नाम है विद्युत रसायन। यानी देखिए, आपका क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर सेकंड है विद्युत रसायन, और काफी महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए भी। अब देखिए, आप इस चैप्टर को आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्रम बाय क्रम, एक एक करके हम अलग लेक्चर्स में इसको सेपरेटली छोटे-छोटे टॉपिक करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो अगर आप चैनल पर भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो जैसे आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही आप उस पिछले चैप्टर को जो आपका हमने विलयन देखा था, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट बनी है आपकी, वहाँ जाके पूरा आप उसको देख सकते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के चैप्टर को, जिसका नाम है विद्युत रसायन। और देखिए, इसमें 2 शब्द आए हैं, विद्युत और रसायन। मतलब ऐसा रसायन जिसमें हम क्या करेंगे, विद्युत का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका परिचय समझते हैं। विद्युत रसायन है क्या? जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, तो देखिए विद्युत रसायन में एक्चुअल में है क्या। देखिए, इसमें रसायन मतलब विज्ञान की शाखा है, और विद्युत मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक पदार्थों पर विद्युत धारा का प्रभाव का अध्ययन करें, या विद्युत धारा के प्रभाव के कारण जो परिवर्तन होगा उनका अध्ययन करें, तो उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। यानी बेसिकली आपको इसमें रसायन भी होगा और विद्युत भी होगा, दोनों को मिलाकर हम बातें करें। देखिए, परिचय में अगर देखा जाए तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों में से कुछ सदैव विद्युत के चालक होते हैं, बिल्कुल। जैसे आपकी धातुएं हो गई, धातुएं हमेशा विद्युत चालन करती हैं। जैसे ये बताओ, आपके यहाँ जो घर में लाइट आती है तो किसके द्वारा आती है? हवा में से? क्या वो हवा में फ्लो करके आती है? नहीं सर। उसके लिए हमारे घर में तार लगे हैं, वायर्स लगे हैं, केबल लगे हैं, उनसे आता है। तो उन केबल के अंदर क्या होता है? क्या आपने देखा है उसको? हाँ सर, उनके अंदर या तो कॉपर होता है या तो एल्युमिनियम होता है। इन्हीं तार होते हैं। अब कॉपर एल्युमिनियम क्या है? ये तो धातु है सर। तो धातु में ही क्या आता है? करंट आता है, लाइट आती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमेशा विद्युत धारा चलन होता है, जैसे आपकी धातु। फिर कह रहा, कुछ केवल विशिष्ट परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में विद्युत चालन करते हैं। जैसे कि आपके विद्युत अपघट्य हो गए, लवण हो गए, और आपके अम्ल हो गए, क्षार हो गए, इनके जली विलयन। ये क्या करते हैं कि मतलब जब आनित अवस्था में जाते हैं तब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, लेकिन अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं करते। लेकिन जैसे ही इन्हें वियोजित किया जाए, आयनित किया जाए, आयनिक अवस्था में या आयनिक अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत धारा का पहचान करते हैं, फिर चालन करते हैं। ये विशिष्ट परिस्थितियों में हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सिर्फ विद्युत चालक करते नहीं, मतलब कोनो स्थिति ला दो चालक चालन करेंगे ही नहीं, तो कुचालक होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी, और आपका दीवार उवाल हो गया, तो इन समय में करंट नॉर्मली फ्लो नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल परिचय था। अब देखिए, विद्युत धारा जो है उसके चालन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। एक विद्युत के सुचालक होता है, कुचालक। अच्छा, 2 भागों में बांटा गया, सुचालक और कुचालक। अब जो 2 भाग में है, सुचालक में भी 2 प्रकार की चीजें आती हैं। तो एक-एक करके हम पढ़ेंगे। पहले आप इसी को देखिए। विद्युत चालक यानी आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया। आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ किस भाग होगा? तो आवेश प्रवाह के आधार पर, आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बाँटा है। पदार्थ को 2 भागों में बाँटा गया। अब ये 2 भाग कौन-कौन से? तो पहला भाग आपका देखिए विद्युत चालक, पहला ये कौन सा है? पहला, ये देखिए, तो पहला आपका जो है वो क्या है? विद्युत चालक। ये क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित क्या हो सकती है, विद्युत चालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएँगे? विद्युत चालक, या इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी कहा जाता है, विद्युत धारा के जो चालक होते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए सभी धातुएँ, देखिए धातुएँ सभी धातुएँ होती हैं जिनमें विद्युत धारा चालन होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ज़्यादा हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे आयरन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया आदि। अम्लों, क्षारों तथा लवणों के जलीय विलयन, देखिए आपको बोला ना, अम्ल, क्षार तथा लवण के कुछ जलीय विलयन भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं? ये करते हैं आपकी विशेष स्थितियों में। विशेष स्थिति। अब विशेष स्थितियाँ क्या होंगी? वही आयनित अवस्था। जैसे इनको क्या करते हैं? आयनित अवस्था में डाल देते हैं, मतलब पानी में डालेंगे, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयन टूट जाएँगे। आयन टूटेंगे तो फिर ये आयन क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। कैसे करते हैं? अभी आप आगे देखोगे। ठीक है? दूसरा देखिए आपका होता है क्या? कुचालक। ये आपने पहला था विद्युत चालक, दूसरा आपका क्या है?
कुचालक, यानी वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, वे पदार्थ जो अपने विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण, शुद्ध जल, बर्फ, कांच, रबड़ आदि। क्या क्या? शुद्ध जल, बर्फ, कांच, रबड़ आदि, ये सब क्या है? इनमें विद्युत धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई आयन ही नहीं है। याद रखिए, देखिए यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए नोट में अगर इसको लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के चालन के लिए, विद्युत धारा के चालन के लिए, चालन के लिए वाहक, क्या वाहक? आवेश वाहक, आवेश वाहक की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। और यह दो होते हैं, एक होते हैं आपका, देखिए एक होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये किसमें पाया जाता है? याद रखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है धातु में, इसमें। दूसरा होता है मुक्त आयन, मुक्त आयन, ये आपके पाए जाते हैं क्या? आयनिक अवस्था में, जैसे यहाँ पर आप लिखे ना कि अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन, तो ये इनको जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो इनके कुछ उसमें आयन मुक्त होते हैं, यही मुक्त आयन क्या करते हैं? आवश्यक प्रवाह करते हैं। दो प्रकार के हमने पदार्थ को देख लिया, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। समझ आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम। अगली आपकी बात आती है, देखिए विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए चालक के प्रकार, चालक के भी हमको बोले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धात्विक चालक, यानी वे चालक जो धातुओं के कारण होते हैं, ऐसे चालक जो धातु होते हैं धात्विक चालक। तो बेसिकली हम देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमको केमिकल पदार्थ चाहिए, क्या? रासायनिक पदार्थ चाहिए, रासायनिक पदार्थों का गुण चाहिए। जो धातु तो हम फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स का भी अपने के बहुत सारे चैप्टर छूटे हैं, तो इसी चैनल पर फिजिक्स के भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। आप हमने वहाँ पर चैप्टर 3 तक कंप्लीट करा दिया है पूरा फिजिक्स। आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आपका नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, आपको उसमें की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप उस पर जाकर पूरा देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए विद्युत अपघटन चालन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? देखो, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटन चालक कहलाते हैं। यहाँ आवेश वाहक का कार्य देखो क्या करते हैं? आयन करते हैं। अभी आपको बताया ना कि आवेश वाहक चाहिए, अब आवेश वाहक यहाँ क्या होते हैं? आयन होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराते हैं, ठीक है, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि सर ये क्या ही हो रहा है हम लोग के जीवन में। देखिए ये आपका एक क्या है? ये आपका एक चालक, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जार। अब इस जार में हम क्या करें? देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं ये। अब बात समझिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? दो इलेक्ट्रोड को लगाकर यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ठीक है, प्लस एक माइनस। ये एक प्लस हो गया अनावश्यक, और एक अब कैसा हो जाएगा आपका? माइनस अनावश्यक। तो इसमें सपोज इसमें कोई विलयन है, कोई आप बोल सकते हो कुछ भी लवण डाल सकते हो। सपोज करो इसमें हमने NaCl डाल दिया, Na, ये आपका क्या था? जल। जल में हमने NaCl डाला, यानी NaCl का नमक का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो जब इसमें आप इलेक्ट्रिक पढ़ाई करते हो, देखो ये जो होता है ना, इसमें आपका बन जाता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, नेगेटिव वाला प्लस पे जाता है और पॉजिटिव वाला माइनस पर। तो ये आपका क्या करते हैं? इस तरीके से आवेश इसमें बहने लगते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो याद रखिए विद्युत अपघटन में या विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं उसमें क्या होता है? विद्युत अपघटन में होता क्या है कि कुछ मुक्त आयन बनते हैं, यही आयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ से कुछ आवेश यहाँ जाएंगे या कुछ आयन यहाँ जाएंगे, इस तरीके से धारा आपका इसमें है प्रवाह, ठीक है। ये आपके क्या थे? विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए इसमें एक चीज और है थोड़ा सा, कि जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटनी चालकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। अब जलीय विलयन में इनके वियोजन के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया। अब वो कौन कौन से भाग है? ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम चाहेंगे कि इसको यहाँ से थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। क्या बोलती है जनता, कर दिया जाए शिफ्ट? तो चलिए इसको शिफ्ट कहीं और कर देते हैं।
और यहाँ पर क्या करते हैं इसको, अब इसको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं आपका, ओके, चलिए अब बात समझिए, देखिए जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर आप ये मत समझिएगा कि वो डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, आपका नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए विद्युत वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटनीय चालकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी वियोजन के आधार पर चालकों को फिर से दो भागों में बांटा गया। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखो वो पहली चीज आपका जो है वो है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, देखो जिनको आप जलीय विलयन में डालो और वो पूरे तरीके से टूट कर सभी के सभी आयन बना दे, जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, देखिए एग्जाम्पल में इसमें देखिए सपोज कि आपने NaCl के 100 अणु डाले, कितने अणु डाले 100, और 100 के 100 टूट कर यहाँ पर Na पॉजिटिव बना दिए और Cl निगेटिव बना दिए। अगर 100 के 100 टूट जा रहे हैं या 99 भी टूट जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो आपके विलयन होंगे उनको कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत। देखो क्या लिखा है कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या तो ध्रुवीय इलाकों में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से टूट जाए, आयनित हो जाए मतलब जो पूर्ण रूप से टूट जाए उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। ऐसे कौन से होते हैं, तो देखिए ऐसा पहला आपका सबसे वही जो हमने लिया था, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसी तरीके से अब दुर्बल क्या होंगे, क्या आप खुद से नहीं बता सकते, बिना पढ़े खुद से बता सकते हो भाई, प्रबल का अपोजिट होगा दुर्बल, यानी वे पदार्थ या वह विलयन जिसमें आपके जो विद्युत अपघट्य होते हैं पूर्ण तरह से वियोजित यानित नहीं होते, पूर्ण तरह से वियोजित यानित नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। सिंपल है, देखिए क्या कहा, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय इलाकों में कम आयनित दर्शाते हैं, पूर्ण दर्शा नहीं दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनमें आपका देखिए क्या क्या आता है, जैसे CH3COOH, ये क्या करता है, देखिए टूटता तो है लेकिन बहुत कम, CH3COO नेगेटिव प्लस CH पॉजिटिव में टूटता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम टूटती है। जैसे आपने अगर यहाँ पर इसके सपोज कीजिए कि 100 अणु लिए, कितने अणु लिए 100, तो मुश्किल से ये 2 से 8 अणु तक टूटेगा, ठीक है, या बहुत गया 10 अणु तक, 2 से 8 अणु टूटेगा, बाकी सब वैसे ही कोई नहीं टूटेंगे। तो ये होता है दुर्बल, यानी जब आप डालो उसकी टूटने की परसेंटेज बहुत कम, 2 से 10% तक हो, 2 से 8% तक हो, इस प्रकार विद्युत अपघट्य क्या बोलते हैं, इस प्रकार विद्युत अपघट्य बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। सही है, क्लियर है, चले आगे। ये तो आपका होगा। अब देखिए इसके बाद आता है विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालक। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इसमें हम एक एक पॉइंट को क्लियर समझेंगे। अब आप एक चीज को समझिए ध्यान से, ठीक, देखिए यहाँ पर आपको लिए एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, फिगर न ड्रा करके आपको लिए कुछ अन्य चीजें लाते हैं। अच्छा, लिक्विड का कलर चेंज कर दो, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रोड। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक विद्युत अपघट लिया, ठीक है, ये आपका एक जार था, इस जार में सपोज कि इसमें हम विद्युत अपघट ले लें, क्या इसमें इस जार में हमने विद्युत अपघट ले लिया आपका, इसमें HCl, क्या ले लिया HCl, यानी इसमें आपके H प्लस होंगे और Cl माइनस, ये दो चीजें होंगी। ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, एक प्लस कर देते हैं, एक धनावेशित है और आपका एक ऋणावेशित। देखिए इसका नाम भी होता है, आप जान लीजिए, थोड़ा सा और चीज जान लीजिए, इनका कुछ नाम भी होता है। क्या नाम होता है, देखिए जो प्लस वाला होता है इसका नाम होता है एनोड, क्या नाम होता है एनोड, और जो माइनस वाला होता है इसका नाम होता है कैथोड, क्या नाम होता है कैथोड। एक प्लस वाला आपका एनोड होता है, माइनस वाला कैथोड होता है। इसको हम क्या करते हैं, एक बाहर के सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस से जोड़ दिए, प्लस से और ये माइनस से, ट्रिपल की बैटरी से जोड़ दिए। अब इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो देखो होता क्या है, ये जो HCl है टूट जाते हैं, क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। तो टूट जाते हैं, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होने लगता है, विद्युत धारा क्या होने लगता है, चालन। अच्छा याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक जब विद्युत धारा चालन होता है तो इसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं प्रतिरोध। तो अब प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है, जैसे आप पढ़े ओम का नियम, क्या पढ़े ओम का नियम, वही चीज यहाँ पर ठीक है। अभी आपको हम आगे क्लियर कर रहे हैं,
याद रखिए कि यहाँ पर इसमें विद्युत अपघटन, किसमें, विद्युत अपघटन में जो आपका धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, विद्युत अपघटन में ओम का नियम, ओम का नियम का पालन होता है, का पालन होता है। मीन्स ये भी जो जैसे कि धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, वैसे ही आपका ये विद्युत अपघटन ओम के नियम का पालन करते हैं। तो क्या आपको ओम का नियम पता है? देखिए, आप क्लास 10th में साइंस में भी ओम का नियम पढ़े थे। क्लास 10th में जो साइंस पढ़ते हो, उसमें भी आपने ओम का नियम पढ़ा था। और यहाँ पर जब क्लास 12th आप पढ़ते हो, इसमें भी डिटेल में ओम का नियम पढ़ते हो। हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, उसका डिस्कशन लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि ओम का नियम क्या था, कैसे था, किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करना। हालाँकि यहाँ आपको हम सिर्फ इतना ही बताएँगे, ओम का नियम देखिए होता है क्या? ओम का नियम आपका होता है V बराबर I इंटू R, ये आपका होता है ओम का नियम। और साथ ही यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछे कि V क्या है? V आपका देखिए यहाँ पे है विभवांतर, V क्या है? V आपका यहाँ पर है विभवांतर। I क्या है? I आपका है धारा, जो धारा आप प्रवाहित करते हो। R क्या है? R है प्रतिरोध, R क्या है? प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर चालकत्व की। चालकत्व की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या होता है चालकत्व आपका। देखो, आपका जो विलयन का चालकत्व है, विलयन का चालकत्व, चालकत्व, अब याद रखिए चालकत्व को लिखते हैं कैपिटल सी से। तो जो कैपिटल सी होता है, ये सी आपका बराबर होता है 1/r। सी किसका होता है? 1/r के। सर ये कहाँ से आ गया? ये कौन सी बला आ गई? सी क्या है? आर क्या है? देखो, सी आपका होता है चालकत्व, यानी इस विलयन की जो चालकत्व है सी, वो इसके प्रतिरोध के बीजगणित होता है। प्रतिरोध क्या होता है? बीजगणित। अब सी आपका बराबर हो गया 1/r के। तो यहाँ से अगर इसका मात्रक आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मात्रक। इसका मात्रक देखिए होता है ओम इनवर्स। क्या? ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध मात्रक ओम होता है और ये बटे में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ओम इनवर्स, या इसी को साइमन बोलते हैं। क्या? साइमन, ठीक है। ओम इनवर्स को ही साइमन कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक। अब देखिए, ये ओम का सिंबल है, अगर आप नहीं जानते तो याद रखिए ये ओम का सिंबल है। और ओम इनवर्स मतलब ये आपका किसका मात्रक हो गया? चालकत्व। किसका मात्रक हो गया? चालक, ठीक है। अब आपने देख लिया कि चालकत्व मात्रक ये होता है। इसके बाद देखिए, चालकत्व के बाद फिर यहाँ पर आप किसका नियम लगा दो? ओम के नियम के अनुसार। अगर आप देखो किसके नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर अगर आप ओम का नियम लगाओ इस सूत्र में, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो ओम के नियमानुसार। तो अगर आप ओम के नियमानुसार अगर निकालोगे तो देखो क्या होगा, ठीक है। तो ओम के नियमानुसार की अगर बात की जाए, तो ओम बराबर होता है क्या? V बराबर होता है I इंटू आर। बोलो, यही होता है? हाँ सर, तो V बराबर का होता है I इंटू आर। तो यहाँ पर देखिए जो I है और R, तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू R की, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V बटे I। क्या R बराबर V बटे I हो गया या नहीं? हाँ सर, होगा। तो V बटे I हो गया। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पर क्लियर ध्यान से समझिएगा कि देखिए C बराबर क्या है? C बराबर है 1/r। तो क्या R की वैल्यू आप उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं? हाँ सर, रख सकते हैं। तो अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर आपका देखिए हो जाएगा 1/v/i, या आप इसको लिख सकते हैं C बराबर हो जाएगा आपका I/v। ये भी एक फार्मूला होता है किसका? चालकत्व का, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चालकत्व का ये भी या फिर आप बोल सकते हो एक सूत्र होता है जो आपको पता होना चाहिए, I/v, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर होगा तो हम आगे बढ़े। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ यहाँ पे क्षेत्रफल हो, तो जो क्षेत्रफल उसको लिखते हैं कैपिटल ए से। किसे लिखते हैं? कैपिटल से। आज की इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी है, इसको लिखते हैं यल से। किसे लिखते हैं? यल से। तो देखिए, कैपिटल ए आपका हो गया इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, और यल क्या हो गया? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो इन पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक चीज, तो क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध निर्भरता देखिए होता है क्या? तो प्रतिरोध आपका जो होता है, वो दोनों से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होती है, लंबाई होती है, उसके अनुक्रमानुपाती। मतलब जितना उनके बीच की लंबाई रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना कम रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। दूसरी चीज, ये आपको बना दें क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा आपका जो होता है आज, ये बीज अनुपाती होता है 1/1, यानी उन इलेक्ट्रॉनों का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम लगेगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा लगेगा।
देखिए उन्होंने कहा दूसरी बात, अगर ये प्रश्न बनाते हैं तो अब इन दोनों समीकरणों को हम मिला दें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, अगर आप इसको मिला देते हो, मिलाने पर, तो देखिए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर अनुपाती हो जाएगा यल अपान ए। बोल ए होगा, यल ऊपर था, ए नीचे था, तो आर अनुपाती हो गया यल अपान ए। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, तो अनुपातिक चिन्ह हटाएंगे, एक हम गुणांक का गुणा करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रो यल अपान ए। तो ये आपका संबंध हो गया। अब देखिए यहाँ पर रो क्या है, रो एक नियतांक है, रो क्या है, रो एक नियतांक है, इसका मान क्या होगा, जो आपका रो है इसको पढ़ते हैं क्या है, रो, ठीक है। ये आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध को ही कहा जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक क्या कहता है, प्रतिरोधकता। ये विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है आपका आर बराबर हो गया रो यल अपान ए। तो क्या अगर इस वैल्यू को हम वहां पर रख दें तो क्या बोल सकते हो आप, क्या है, तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको और हम निकाल दे देते हैं, क्या, यहाँ से एक फॉर्मूला अगर आपको निकाल दे दिया जाए तो सी बराबर होता है 1/r। तो यहाँ से आप इस चीज को अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर देखिए हो जाएगा 1/यल रो अपान ए, ये पलट ऊपर चला जाएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान रो इंटू, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान रो इंटू यल। तो बस ये आपका फॉर्मूला, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया यहाँ से, ठीक है, बस खत्म। तो ये आपका क्या होता है, सी बराबर होगा ए अपान रो यल, ये भी एक फार्मूला है चालकत्व का, ठीक है, जो प्रतिरोध से यहाँ पर ऐसे हो सकते हो कि प्रतिरोध से ही बना है, बस उसके आधार पर बना है कि प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है, उसके आधार पर, ठीक। तो ये आपका था विशिष्ट प्रतिरोध। और इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखा कि चालकत्व क्या होता है, चालकत्व की परिभाषा कैसे आप देख सकते हो, तो इन सभी चीजों को यहाँ पर हमने क्लियर किया, इसको जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो आज की क्लास देखिए हम यहीं तक, ठीक है, बहुत ही छोटी क्लास लिए, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन था आपका यहाँ पर, ठीक है, क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर देखा, एक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इंट्रो हो चुका है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो काफी डीप में जाएंगे, ठीक है, एक छोटी छोटी बातों को लेंगे और उनको पूरा डीप में से बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना पढ़ाएंगे तो इंट्रो था, आप इस चीज को शुरू कर पाओ, इस चैप्टर का मतलब समझ पाओ कि चैप्टर में है क्या। देखो इस पूरे चैप्टर में हमने जहां भी देखा विद्युत जरूर देखा है, रसायन भी है विद्युत भी है, तो विद्युत रसायन चैप्टर का नाम था, बस उसी चीज को समझाने के लिए हमने इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन आज लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे तो हम काफी सारी चीजों का डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है। आज क्लास यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।